हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत, जो कि है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हमने पिछले वीडियोस में सारे चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस कवर कर लिए, एडजस्टमेंट कवर कर लिए हैं और ये भी कवर कर लिया है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए क्या किया जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि या तो वो अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं की गई है, या तो वो अकाउंटिंग में हो सकता है कैश बुक हो, सेल बुक हो, परचेस बुक हो, बट कोई भी एक्सपेंसेस की बुक ना हो, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ना हुए हो। ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं। ऐसा हो कि परचेज एंड सेल रिकॉर्ड ना हो लेकिन डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड हो। तो ऐसे सब जो इनकम्प्लीट चीजें रहती हैं उनको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे जो स्मॉल साइज एंटरप्राइज रहते हैं वो अपने ट्रांजेक्शन को इनकम्प्लीट रखते हैं। ठीक है, अभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ना हो। काफी लोग इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे नाम का कोई भी जो है सिस्टम नहीं होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कुछ नहीं होता है, जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम ही होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होते हैं प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट के साथ, और कुछ ट्रांजेक्शन जो है उसकी एंट्री ही नहीं होती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है यहाँ पर कैश का और पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर प्रॉपरली मेंटेन रहता है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रिवेन्यू जो है ये सब पार्शियली रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि इसका कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रहता है। इसीलिए इसे जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसके बाद अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर दिए हैं फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के फीचर्स क्या क्या है, कौन सी कैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला अनसिस्टमेटिक मेथड रहता है, कुछ भी लिखते हैं कभी भी लिखते हैं। फिर जो भी जनरली रहता है कैश और पर्सनल अकाउंट जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंस और लॉसेस, एसेट एंड लायबिलिटीज का कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। पर्सनल ट्रांजेक्शन जो उनके रहते हैं उसको भी कभी कभी जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग तरीके से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, यानी कि आपको हर अकाउंट पढ़ने के लिए अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एसरटेन करने के लिए जो है यहाँ पर कोई भी नेसेसरी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिलती है। तो आपका जो भी ओरिजिनल वाउचर्स रहता है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस रहता है वो इनएविटेबल रहता है। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी एसरटेन, यानी कि उनको एसरटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एसरटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि आप बोल सकते हो बैलेंस शीट, ये चीज़ें मिलती है। कैसे बनती है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या होता है आपको पता है कि बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं होती है। बहुत लोगों को अकाउंटिंग करने का एक्सपेंस मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लगता है, और कन्वीनियंट मोड है। जब आप कहीं भी कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड करते हो तो वो आपके लिए कन्वीनियंट मोड हो जाता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन तो बहुत सारे हैं। एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, करेक्ट एसरटेनमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस नहीं कर पाओगे, लिक्विडिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस की। द इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एसरटेन जो है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट मेड और लॉस एस्टिमेट बाय द फर्म ड्यूरिंग द, देखो ये दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ती है, प्रॉफिट और लॉस और एसेट और लायबिलिटी। ये दोनों चीजें निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों चीजें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दो तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ बिगिनिंग में और एंड में, और उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नेटवर्थ मेथड। ठीक है, कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट बनाओ अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रॉपर करके।
यानी कि कन्वर्जन मेथड, यानी कि उसको आप सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करो और फिर उसका आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाओ। तो दो ऑप्शन है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाना है, कोई भी दिमाग लगाना कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट, सिंपल सिंपल बैलेंस शीट आपको बनानी है। आप देखिए यहाँ पर प्रोफार्मा दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का और नीचे पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है और एसेट साइड में क्या क्या आता है ये तो आपको पता ही है। बस आपको इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं दिया होगा। कैपिटल अकाउंट नहीं दिया होगा इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बचेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का वो हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो भी बैलेंसिंग फिगर रहता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। अब यहाँ पर एक नई बात ये सीखने को मिलेगी कि कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में भी हो सकता है अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो। तो यहाँ पर अगर बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड में आ रहा है तो एसेट साइड में कैपिटल होगा और लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबसे पहले बनाओगे तो आपको मिलेगा एक कैपिटल। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको दो बार बनाना है हर क्वेश्चन में, एक ओपनिंग बैलेंसेस के साथ और एक क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ। तो जब आप ओपनिंग बैलेंसेस के साथ बनाओगे तो आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, जब आप क्लोजिंग बैलेंस के साथ बनाओगे तब आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच को ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकाल लिया है क्योंकि वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया है और आपको कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी पता है। तो अब आप मेरे को बताइए कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें ऐड होती हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है जो भी पार्टनर कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो भी पार्टनर कैपिटल लेकर आया है इस साल उसको माइनस कर दो। तो ये देखो लेस हो गया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द ईयर। फिर यहां पर दोस्तों अगर मैं सोचूं कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज माइनस होती है तो होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स माइनस होता है तो ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स माइनस होगा तब तो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचा होगा। तो अब हमें उल्टा जाना है तो हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को कर देंगे प्लस, है ना। तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसा कैपिटल अकाउंट में होता था उसका उल्टा करना है। ड्रॉइंग्स को करना है प्लस, एडिशनल कैपिटल को करना है माइनस, फिर आएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल और फिर उसमें से जो भी आपका बिगिनिंग का कैपिटल रहेगा उसको माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला रटना तो आप ये वाले फॉर्मूले को रट सकते हो। कैपिटल एट द एंड माइनस कैपिटल एट द बिगिनिंग प्लस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन मेरे हिसाब से आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि लॉजिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में हमें जो भी प्लस होता है नॉर्मली उसको माइनस करना और जो भी नॉर्मली माइनस होता है उसको प्लस करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है कैपिटल एट द बिगिनिंग और एट द एंड। तो हम सबसे पहले एट द एंड लेंगे 2 लाख रुपए। फिर यहाँ पर क्या दिया है कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर पैसा लेकर आया है 50,000 तो नॉर्मली ये प्लस होता है लेकिन यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, और 30,000 ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स नॉर्मली माइनस होता है लेकिन हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो 2 लाख प्लस 30,000 230 माइनस 50 180। अब हमारा ओपनिंग था 120 तो हमने 120 माइनस कर दिया है तो जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर बच गया वो बच गया हमारा प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब दोस्तों इसको आप कैपिटल अकाउंट से भी बना सकते हो, है ना। देखो अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट में एक होता है क्रेडिट साइड एक होता है डेबिट साइड। ठीक है, अभी ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट साइड पे रहता है क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है। तो ओपनिंग बैलेंस आप लिख दो यहां पर कैपिटल इन द बिगिनिंग 1,20,000। ठीक है, मैं 120 लिख रहा हूं। फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल हमेशा यहां पर आता है उसका बैलेंस तो आप क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस भी लिख दो जो कि है 2 लाख रुपए। 200 लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक, अब आपको यहां पर बाकी चीजों की पोस्टिंग करनी है। अब आप मेरे को बताइए कि ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स की एंट्री क्या मारते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अपन ड्राइंग्स की एंट्री क्या मारते हैं, अपन कैपिटल को कम करते हैं। पहले अपन एंट्री मारते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जब भी कैश जाता है तो ड्राइंग्स टू कैश मारते हैं, और उसके बाद जब भी इसको कैपिटल से एडजस्ट करना रहता है तो हम कैपिटल को डेबिट करके ड्राइंग्स को करते हैं क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा आपका ड्राइंग्स, जो कि है यहाँ पर 30,000। और जब भी हम कैपिटल लाते हैं, जब भी हम कैपिटल लाते हैं तो हम क्या करते हैं, एंट्री क्या मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब आप देखिए बैलेंस किस साइड बच रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 230 और इस साइड का टोटल आ रहा है 170। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 60,000 रुपीज जो है 117 यानी कि 18 19 20 21 22 23 60 यहाँ पर आ रहा है 60। अब अगर 60 यहाँ क्रेडिट साइड में आ रहा है तो मेरे को बताइए प्रॉफिट होता है तब क्रेडिट में आता है कि लॉस होता है तब क्रेडिट में आता है? प्रॉफिट होता है तब क्रेडिट में आता है। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया प्रॉफिट। इसी चीज को यहाँ पर बताया है कि आपका बैलेंसिंग फिगर जो है 60,000 वो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप सबको पता है कैसे बनाना है, मैं आपको एक बार इजीली बता देता हूँ। देखो अप्रैल 1 2016 का ओपनिंग कैपिटल आपको दिया है 50,000 रुपए। ठीक है, कोई बुक मेंटेन नहीं करता, क्या हमें बुक्स की जरूरत है? नहीं है। हम पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट। सबसे पहला मार्च 31 2017 यानी कि क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल तो दिया है, हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे जिसको टोटल क्रेडिटर्स 90,000 आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, जो डेटर्स है 125,600 आ जाएगा एसेट साइड में, स्टॉक 24,750 आ जाएगा एसेट साइड में, और कैश आ जाएगा 24,980 एसेट साइड में। तो ये एसेट साइड का टोटल हो गया 1,75,330, और यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आ गया वो बन गया आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 85,330। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जहां पर आप 85,330 से स्टार्ट करोगे, जितनी भी ड्राइंग्स हुई होगी उसको प्लस कर दोगे, जितनी भी पैसा प्रोप्राइटर लाया होगा उसको माइनस कर दोगे, फिर आपका आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, और फिर आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल है उसको माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आएगा आपका प्रॉफिट मेड। अगर ये नेगेटिव में आता है तो आपका लॉस मेड। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, जहां पर आपको 1 अप्रैल 2016 का डेटा दिया गया है और 31 मार्च 2017 का डेटा दिया गया है, यानी कि आपके पास दो डेटा है। तो आपको दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल के लिए और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 5 लाख का प्रिंटिंग प्रेस, ये आ गया आपका 5 लाख। फिर क्लोजिंग में प्रिंटिंग प्रेस था 525 का, तो क्लोजिंग में 525। अब आपने क्या किया, एक ही कॉलम में, एक ही प्रोफार्मा में दो कॉलम बना दिए, 1 अप्रैल 16 और 31 मार्च 17, और दोनों का पोस्टिंग वहीं कर दिया। बिल्डिंग्स 2 लाख, बिल्डिंग्स 2 लाख, तो बिल्डिंग्स का आ गया 2 लाख। फिर स्टॉक 50,000, स्टॉक 55,000, तो ये आ गया आपका स्टॉक 50,000 और फिर यहाँ पर 55,000। इसके बाद जो आपका बच रहा था कैश एट बैंक 65,600, 65,600, और कैश एट बैंक 40,380, तो 65,600 और 40,380। फिर कैश इन हैंड 7,980, 15,340, तो यहाँ पर आ गया कैश इन हैंड 7,980 और 15,340। इसके बाद आ गया आपका ड्यू फ्रॉम कस्टमर 2350, यानी कि जो भी हमको मिलने वाला है 2350 डेटर्स हो गया, यहाँ पर 17,210 डेटर्स हो गया। फिर आपका आ गया यहाँ पर ड्यू टू क्रेडिटर्स 75,340, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, तो 75,340 आ गया यहाँ पर, और 5,000 आ गया वेजेस आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर आ गया 65,680 ड्यू टू क्रेडिटर्स, ये वाला। अब आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आएगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो आपके पास अब आ चुका है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों। तो अब आपको क्लोजिंग कैपिटल लेना है, प्लस कर देना है ड्राइंग्स, माइनस कर देना है एडिशन, और फिर आपको माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं, देखिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल,
एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आ गया आपका प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है एक डिफरेंस बिटवीन बताया गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में। देखो बनता तो सेम बैलेंस शीट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है वो कम रहती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर के ऊपर बेस्ड रहता है। लेकिन बैलेंस शीट और ज्यादा रिलायबल रहता है, क्योंकि ये हमेशा टैली हो जाता है। तो इसको अगर ये टैली हो गया तो हमारा आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैपिटल अकाउंट को एस्टिमेट करने के लिए बनाया जाता है, और यहाँ पर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए जो है बैलेंस शीट बनाया जाता है। फिर ओमिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डिस्कवर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एसेट है एक लायबिलिटी नहीं लिखूंगा तो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस में कैपिटल अकाउंट तो आ ही जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर ओमिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी ओमिट नहीं होगा, क्योंकि जब भी ओमिट होगा तब आपका टोटलिंग मैच नहीं होगा और वो ओमिशन ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब यहाँ पर आया प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। द मोस्ट कॉमन आइटम्स डेट आर मिसिंग हैव टू बी वर्क आउट आर, जो भी आइटम यहाँ पर मिसिंग रहते हैं क्वेश्चंस में ज्यादातर, उसमें आता है ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल रिसीव्ड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू डेटर्स, एनी अदर कैश बैंक रिलेटेड आइटम्स। अब अगर ये सारी चीजें निकालनी है, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगर आपको क्रेडिट परचेस निकालनी है तो परचेस अकाउंट बनाना आना चाहिए। सेल निकालना है तो सेल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। ये अकाउंट अगर आपको बनाने आएंगे तो आप उसका बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो इजीली। फिर क्रेडिट परचेस कैसे निकालना है? सबसे पहला आता है क्रेडिट परचेस, एसर्टेनिंग क्रेडिट परचेसेस। कैसे निकालेंगे? जब भी टोटल क्रेडिटर्स रहता है, क्रेडिट परचेस बोला है, कैश परचेस नहीं। क्रेडिट परचेस आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्रेडिटर्स का बैलेंस लिखोगे, क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है। एक आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का, जो कि डेबिट साइड में लिखा होता है, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो बैलेंस कैरिड डाउन होता है। फिर आप लिखोगे जो भी पैसा क्रेडिटर्स को मिला तो हम एंट्री क्या मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो यहां पर ये देखिए बैंक आ गया, कहाँ गया, अच्छा सॉरी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाता है तो एंट्री आता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये टू बैंक आ गया। फिर जब चेक डिसऑनर होता है तब हम वापस से बैंक की एंट्री मार देते हैं। फिर बिल्स पेबल करते हैं तो क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, फिर बिल्स पेबल डिसऑनर होता है तो बिल्स पेबल टू क्रेडिटर। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री मारते हैं हम क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर परचेज रिटर्न की एंट्री मारते हैं क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो हमारे को ये सब एंट्री मार लेनी है। उसके बाद जो भी आपका बच जाएगा वो आएगा क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर आपका क्रेडिट परचेज ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो आपने 40,000 यहाँ लिख दिया, 50,000 यहाँ लिख दिया। फिर पेमेंट कैश में दिया 85,000, डिस्काउंट रिसीव 2,000, तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्रेडिट परचेज 97,000। फिर आपको निकालना है क्रेडिट सेल, इसका उल्टा होगा, बैलेंस इधर आएगा, है ना। तो ये देखियो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी यहाँ पर कैश आएगा वो इस साइड, बैंक से पैसा आया तो इस साइड डिस्काउंट अलाउड हुआ तो इस साइड बैड डेब्ट, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें, बिल्स रिसीवेबल, ये सबकी एंट्री होगी। फिर अगर बिल्स डिसऑनर हुआ, बैंक चेक डिसऑनर हुआ तो उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल दिया है कि 50,000 और 70,000, तो यहाँ पर 50,000 आ गया और यहाँ पर आ गया 70,000। फिर कैश रिसीव्ड 60,000 यहाँ पर आ जाएगा, फिर डिस्काउंट 1,000, बिल्स रिसीवेबल 30,000, बैड डेब्ट 3,000। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आपका बचेगा वो आ जाएगा आपका क्रेडिट सेल 1,14,000 रुपए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको बस अकाउंट बनाना है और अकाउंट में कौन सी पोस्टिंग कहाँ होती है ये आपको याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। अगर बिल्स रिसीवेबल है तो सेम डेटर्स की तरह बनेगा, इधर साइड बैलेंस, इस साइड बैलेंस, बैंक से पैसा आया, बैंक डिसऑनर हुआ तो यहाँ पर, और सन्डी डेटर से डिसऑनर हुआ तो यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ जाएगा अगर बिल्स रिसीव्ड है तो सन्डी डेटर्स की एंट्री पास हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो होगा आपका सन्ड्री डेटर्स, और बिल्स पेबल में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स।
ठीक है, अब यहाँ पर डेटा दिया गया है, देखिए ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 5000। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 5000, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 2000, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 2000, बिल्स कलेक्टेड 12000 और क्लोजिंग 4000। तो बिल्स कलेक्टेड 12000, क्लोजिंग 4000, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो आ गया सन्ड्री डेटर्स 13000 रुपए। सिमिलरली आपको बनाना है टोटल बिल्स पेबल, जहां पर ओपनिंग बैलेंस है 37500, क्लोजिंग बैलेंस है 52500, बिल डिसऑनर हुए 66750 के। तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बच गया वो बच गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बाद आता है टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 1, फिर आता है एसर्टेनमेंट ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू समरी ऑफ कैश। अभी कैश की समरी से कैसे निकालेंगे ये भी थोड़ा सा आपके लिए सीखना जरूरी है। आइए देखते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो, आपको टोटल परचेस निकालना है, टोटल सेल निकालना है मिस्टर अमित का फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। सबसे पहले आपको दिया टोटल डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल, क्रेडिटर्स एज ऑन 1 अप्रैल, रिसीवेबल एज ऑन 1 अप्रैल और पेबल एज ऑन 1 अप्रैल। तो जब भी ऐसा कुछ दे रहता है तो आपको पहले 4 अकाउंट बना देने हैं। 4 अकाउंट आपको बनाने हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर्स और क्रेडिटर्स, और चारों के आपको ओपनिंग बैलेंसेस लिख देने हैं। इसका 50,000, इसका 40,000, इसका 45,000 और इसका 30,000। इतना तो आपको कर ही देना है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है। ठीक है, तो आप एंट्री क्या मारते हो, क्रेडिटर्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5000। तो आइए देखते हैं क्रेडिटर के अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड 5000। फिर बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या मारते हो आप, बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर्स। तो ये आपका डेटर्स में 2000 रुपये दिखेगा। आइए देखते हैं डेटर्स में 2000 रुपये दिख रहा है कि नहीं। फिर आएगा आपका यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न 4000। सेल्स रिटर्न कौन से अकाउंट में होगा, सेल्स अकाउंट में 4000 रुपये। आइए देखते हैं कि 4000 रुपये का सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट यानी कि देखो, अगर हम सेल करते हैं तो हमें पैसा लेना रहता है। जब हमें किसी से पैसा लेना तो हमारे लिए डेटर हो गया, तो अभी हम रिटर्न करेंगे तो डेटर के अकाउंट में ही सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। ये देखिए 4000 रुपये डेटर के अकाउंट में आ गया। फिर आएगा आपका डिस्काउंट अलाउड, ये भी डेटर के अकाउंट में 3000, क्योंकि डिस्काउंट हम डेटर्स को ही देते हैं, तो 3000 डिस्काउंट अलाउड डेटर के अकाउंट में आ गया। फिर आएगा आपका कैश सेल्स, कैश परचेसेस, ये दोनों आपका डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कैश में हुआ है, और जब भी कैश में होता है तो वो कैश बुक में जाता है, डेटर्स के और क्रेडिटर्स के अकाउंट में नहीं जाता है। टोटल डेटर्स जो है क्लोजिंग बैलेंस दिया है 80,000 रुपए। तो आइए 80,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस डेटर अकाउंट में दिखा दिया जाए। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पैसा आया डेटर से 1,00,000 रुपए और 80,000 क्रेडिटर को दिया, तो 1,00,000 डेटर से आया उसकी एंट्री यहाँ पर होगी, और 80,000 दिया उसकी एंट्री क्रेडिटर्स में होगी। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम यहाँ पर पेमेंट मेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, जो भी बिल्स रिसीवेबल थे उसके बदले में पेमेंट मिला 40,000 रुपए। तो कहाँ है भाई साहब हमारा बिल्स पेबल, 40,000 कैश में। टोटल क्रेडिटर्स 40,000 31 मार्च 2017, टोटल क्रेडिटर्स 40,000 31 मार्च 2017। ये पेमेंट मेड किए ना, तो पेमेंट किए हैं तो वो बिल्स पेबल का पेमेंट होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर पेमेंट मेड लिखा है तो ये बिल्स पेबल का पेमेंट है। फिर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 50,000 और 35,000, तो ये आ गया 35,000। अच्छा, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल 25,000 रुपए, ये हम भूल गए तो इसकी एंट्री यहाँ पर मार देंगे।
और फिर आ जाएगा आपका इसका क्लोजिंग। तो अब जो भी यहाँ पर बचा होगा ना वो होगा आपका हमेशा बैलेंसिंग फिगर। टोटल बिल्स रिसीवेबल में से आपका आएगा टोटल डेटर्स 30,000 रुपीज, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब उस 30,000 को बिल्स रिसीवेबल में से आपने उठा के डाला डेटर्स अकाउंट में 30,000, है ना, क्योंकि अगर वहां पर डेटर दिख रहा है तो वो यही डेटर है ना कि कोई और डेटर है ना। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल से जो 30,000 आया ये वाला, ये आ गया आपका सीधा सीधा डेटर अकाउंट में। बिल्स पेबल से जो क्रेडिटर आया 45,000 का, ये आ गया सीधा सीधा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट में। फिर जो भी बैलेंस यहाँ पर बचा वो आपका आ गया सेल्स, और यहाँ पर जो भी बैलेंस बचा वो आपका आ गया परचेज। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। नहीं आई है तो आप एक बार खुद से सॉल्व करिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी। फिर यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया गया है जहाँ पर डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है। तो उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल दिया गया है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल बिल्स रिसीवेबल और ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल को सॉल्व करना है, फिर उसका बैलेंसिंग फिगर हमें डेटर्स अकाउंट में डालना पड़ता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसको बाद में डालेंगे। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल 21,000 रुपए, तो ये आ गया हमारा 21,000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 20,000 रुपए, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 20,000 रुपए यहाँ पर आ गया। फिर हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो बचा 47,000, जिसको हम लेकर गए डेटर्स अकाउंट में 47,000। फिर यहाँ पर जितनी एंट्री बच गई है, 3,02,000 का कैश आया, 8,000 का डिस्काउंट दिए, बैड डेट 14,000 का, 2,25,000 का कैश सेल्स, और सेल्स रिटर्न 17,000 का। जो कैश सेल है वो तो नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। आप सेल्स रिटर्न आ गया, बैड डेप्ट आ गया, डिस्काउंट अलाउड आ गया, कैश रिसीव्ड आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 20,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो ये वो एंट्री से यहाँ पर आ गया। फिर आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो आ जाएगा आपका सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी खत्म होता है। फिर आता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5, जहां पर लिखा है कि ओम प्रकाश डबल एंट्री सिस्टम में नहीं रखता है बुक्स अपना, और डेप्रिसिएशन लगाता है 10%। बस आइए देखते हैं उसका समरी क्या है कैश बुक का। उसको कैश परचेस किया है 14,000 का, क्रेडिटर्स को पे किया 20,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 6,000, कार्टेज 2,000, ड्रॉइंग्स 8,000, और बैलेंस दिया है ओपनिंग और बैलेंस दिया है क्लोजिंग। फिर आपको कैश सेल दिया है 40,000 और रिसीट फ्रॉम डेटर्स दिया है 30,000। तो आपको सबसे पहले इन सारे के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है यहाँ पर मार्च 31, 2017 की, ठीक है। तो 16-17 की बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक ऑफ मटेरियल, वॉशिंग इक्विपमेंट, फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला आप लाओगे ओपनिंग स्टॉक, कहां से लाओगे, यहां से। ओपनिंग स्टॉक 10 और 16, 10 और 16। फिर आपको और क्या लाना है, परचेज, तो परचेज जो है उसके लिए आपको अलग से परचेज और सेल के लिए जो है टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, कितना कैश आया वो, कितना डिस्काउंट अलाउड किया वो, और फिर आपका आ जाएगा सेल्स क्रेडिट। फिर अगर आप क्रेडिटर्स को टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में अगर आप करोगे तो आएगा आपका परचेज क्रेडिट, ठीक है। इसके बदौलत में आपको यहाँ पर लिखना है परचेसेस कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है, और कार्टेज का एक्सपेंस कितना है, सन्ड्री एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, और क्लोजिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जो भी आपका बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट 40,600। फिर यहाँ पर लिखा है बैलेंस शीट 40,600 का नेट प्रॉफिट, 55,000 का कैपिटल, माइनस 8,000 का ड्रॉइंग्स, फिर ये वॉशिंग मशीन माइनस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश। तो ये सारी चीज़ों को बना के आपकी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए दिया गया है, ठीक।
फिर यहाँ पर हमारे पास बच गए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सॉरी 6, 7। तो बाकी के क्वेश्चन को जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।